तो आप लोगों को लग सकता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट कितना डिफिकल्ट है मैं और एक स्टैटिस्टिक्स से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पता है 90% स्टूडेंट कितना स्टूडेंट को मिलता है? अराउंड 2.5 लाख, 2.5 लाख स्टूडेंट को 90% से ज़्यादा मिलता है क्लास 10th में, ठीक है। तो ये सब क्लास 11th में और क्लास 12th में जब जाते हैं तो अराउंड 50% स्टूडेंट IIT जेई का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका 50% मतलब क्या है? अराउंड 1.2 लाख, राइट, 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स 90% मार्क्स ला रहा है सीबीएसई में, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ये मैं सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। आप लोगों की तरह स्टेट बोर्ड में हर स्टेट में इसी हिसाब से स्टूडेंट है, राइट। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हर स्टेट में है। तो फिर हम लोग का टोटल कितना स्टेट है? 28 स्टेट है, ठीक है। हर स्टेट में 1 लाख भी अगर मान लोगे तो फिर टोटल कितना स्टूडेंट है? 28 लाख। 28 लाख 30 लाख स्टूडेंट है जो 90% से ऊपर इन लोगों को मार्क्स मिलता है, 90% या फिर 80%, राइट। तो उसमें से आप लोगों का कंपटीशन बेसिकली उस स्टूडेंट के साथ है। एनीवे मैं सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सिर्फ सीबीएसई में 50% ऐसा स्टूडेंट है जो IIT जेई का प्रिपरेशन करता है और उन लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राइट। और हम लोग का टोटल सीट कितना है? टोटल सीट है NIT और IIT को मिला के 36,000 ओनली, ठीक है। और जो कोचिंग सेंटर है ना, जैसे कोटा का कोचिंग सेंटर हो गया, दिल्ली का कोचिंग सेंटर हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर, ये हर हर सिटी में बहुत अच्छा अच्छा कोचिंग सेंटर है। उसमें आप अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करोगे तो फिर उसमें स्टूडेंट होगा अराउंड 50,000 से 60,000 स्टूडेंट, जो बेसिकली बहुत सीरियस स्टूडेंट है। उन लोगों के पास अच्छा टीचर है, उन लोगों के पास अच्छा मटेरियल है, उन लोगों के पास अच्छा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो वो जो 50% स्टूडेंट है जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, उन लोग बहुत एडवांटेज पोजीशन में है कंपेयर टू आवर आवर स्टूडेंट, ठीक है। तो उस वो सब लोगों के साथ आप लोगों का कंपटीशन होगा अगर आप लोग IIT में और NIT में एडमिशन होना चाहते हो तो, ठीक है। तो सोच रहे हो इतना सारे स्टूडेंट है, ये सब अच्छा अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। इतना सारे स्टूडेंट में से आप लोगों को कंपटीशन करना होगा। ये बस एक स्टैटिस्टिक्स है, ये एग्जाम कितना डिफिकल्ट है और कितना सिंपल है वो समझाने के लिए, ठीक। तो पता चल गया कितना डिफिकल्ट है, बट इन रियलिटी ये सब इतना मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने समझा रहा था कि 50% स्टूडेंट मतलब 12 लाख स्टूडेंट एडमिशन अपियर होता है एग्जाम में, 1.5 लाख स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट होता है, 50,000 स्टूडेंट कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है तो फिर अच्छा स्टूडेंट है। ये सब मायने नहीं रखते हैं। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन, आपका मेंटेलिटी किस हिसाब से है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेन मंत्र है ये, हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब जितना हो सके, आपका जितना कैपेबिलिटी है, अपना आपका जितना रिसोर्सेस है उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन लेना होगा, ठीक है। हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है या फिर इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कोई भी एग्जाम, सिर्फ IIT जेई की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ आप अगर अच्छा करना चाहते हो तो हार्डवर्क का कोई ऑप्शन या फिर ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। नहीं, पहला हो गया हार्डवर्क, सेकंड है सीरियसनेस, आप कितना सीरियस हो, ठीक है। हो सकता है कि एक चैप्टर आपका या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या फिर एक चैप्टर पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को हर बार देखना होगा, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आ रहा, सेकंड बार ट्राई करना, सेकंड बार नहीं हो रहा, थर्ड बार ट्राई करना, थर्ड बार नहीं हो रहा, चौथा बार ट्राई करना। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर वो चैप्टर छोड़ दो, दूसरे चैप्टर में फोकस करो, क्योंकि IIT जेईई या फिर कोई कोई भी एग्जाम एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरा सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक चैप्टर आप अगर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करोगे फिर भी चलेगा। तो फिर इसका मतलब इसका मीनिंग ये नहीं कि कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ट्राई करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा या फिर नहीं याद आ रहा है तो फिर आपको स्किप करके, पर्टिकुलर उस मोमेंट के लिए स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर में जाओ। जब बाकी चैप्टर हो जाएगा फिर वो चैप्टर दोबारा ट्राई करो, ठीक है। ये हो गया सीरियसनेस। थर्ड है फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 2 साल के लिए एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, ठीक है। तो फिर बीच में ऐसा बहुत सारा फेज आएगा कि उसका शादी हो रहा है, रिलेटिव का शादी हो रहा है, फूफा का बेटी का शादी हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा
बहुत सारा ओकेशन आएगा, ठीक है। बट उस ओकेशन में भी आपका जो फोकस है, आपका फोकस क्या है, आपका फोकस है, आपका अगर सचमुच टारगेट IIT जेईई है तो फिर वही आपका दिमाग में घूमना चाहिए हर बार, हर हर टाइम, ठीक है। तो फिर आप कहाँ शादी जा रहे हो या फिर किसी कहाँ खेलने जा रहे हो या फिर कोई भी जा रहे हो, हर वक्त आपके दिमाग में वही चलना चाहिए, ठीक है। दिमाग में वही चलना चाहिए, जो चीज जो चैप्टर किया हुआ है उसी चैप्टर को सोचना चाहिए कि ये चैप्टर में वो क्यों हो रहा है, वो चैप्टर वो फॉर्मूला मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है, या फिर वो फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज आपको दिमाग में हर वक्त कंटिन्यूसली चलना होगा, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 11 एंड फॉर क्लास 12, ठीक है। ये हो गया फोकस, सीरियसनेस, बेसिकली दो चीज। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है गुड मेथोडोलॉजी। जैसे हम लोग के पास इतना सारा रिसोर्सेस नहीं है, ये फ्रैंक है, ठीक है। जैसे आप लोगों की तरह मेरा भी बैकग्राउंड वही है, तो मुझे पता है कि आप लोगों का कंडीशन क्या है। जैसे IIT जेईई का प्रिपरेशन जिस हिसाब से होना चाहिए, हम लोगों के पास उस हिसाब से रिसोर्सेस नहीं है, बुक नहीं है, टीचर नहीं है, गाइडेंस नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है। IIT जेईई का जब आप कोई कोचिंग सेंटर में एडमिशन होता है, उन लोगों का स्टडी मटेरियल अलग होता है, उन लोग का जो टीचर होता है पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो उन लोग का टीचर डेफिनेटली हम लोगों से बहुत अच्छा होगा, गाइडेंस अलग होता है, गाइडेंस डेफिनेटली बेटर है। बट बट ये सब चीज छोड़ के भी आप लोगों के पास जितना मैथोडोलॉजी या फिर जितना रिसोर्सेस है, अभी नेट में इतना अवेलेबिलिटी है, तो फिर रिसोर्स की कुछ कमी नहीं होगा, एटलीस्ट एज फार एज माई सब्जेक्ट इज कंसर्न। अगर मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो फिर फिजिक्स में जितना रिसोर्सेज हो सके IIT जेईई के लिए या फिर जितना अच्छा प्रिपरेशन के लिए, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों के पास जो चीज़ है या फिर आप लोगों को जो चीज़ करना होगा वो है हार्डवर्क, सीरियसनेस और फोकस। ये तीन चीज़ आपको करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है, ये सब चीज़ आप अगर सही से मेंटेन कर पाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्रैक कर पाओगे इजीली। इजीली तो नहीं कहूँगा बट क्रैक कर पाओगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये सिर्फ मैं IIT जेईई की नहीं बात कर रहा हूँ, क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी बात कर रहा हूँ, या फिर स्टेट लेवल का जो जेईई होता है, यूपी जेईई या फिर और भी कोई स्टेट का जो जेईई होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका भी मैं बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन इस हिसाब से लेना चाहिए। समझ में आ रहा। हाँ भैया। हेलो। भैया हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। भैया जैसे अभी हम लोगों का प्री बोर्ड जो मतलब बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है, तो हाँ हम लोगों को पता नहीं 80+ मिलेंगे, 90+ मिलेंगे, या फिर कैसे मिलेंगे नंबर। हाँ। तो क्या हम IIT जेई नहीं दे सकते एग्जाम नहीं नहीं नहीं, IIT अगर हम जेईई एग्जाम, 90+। नहीं 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 नहीं। मैं मेरा ये सब पॉइंट, मेरा पॉइंट वो नहीं था, मेरा पॉइंट वो था कि जो डेफिनेटली 90% स्टूडेंट जो है वो लोग डेफिनेटली अच्छा स्टूडेंट है, राइट। हाँ 80% हो गया, 90% हो गया, ये अच्छा अच्छा स्टूडेंट है। मैं कह रहा हूँ कि कितना कितना अच्छा स्टूडेंट है, 2 लाख अच्छा स्टूडेंट है, 3 लाख अच्छा स्टूडेंट है, आप लोग भी अच्छे स्टूडेंट हो। ये कोई अच्छा या फिर बुरे की बात नहीं है, ये है कुछ उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप कितना प्रिपरेशन ले रहे हो 2 साल के अंदर, राइट। क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर आप अगर क्लास 10th में 80% भी मिल रहा है या फिर 70% भी मिल रहा है, और आप क्लास 11 और 12 में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, तो फिर आपका जेईई में क्लियर होने का चांसेस बहुत अच्छा है। बट और एक चीज, आपका अगर क्लास 10th में 95% मिल रहा है या फिर 90% मिल रहा है, और आप समझ रहे हो कि मैं तो 90% मिल गया, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं जो जो करूँगा अच्छा ही करूँगा, इस हिसाब से आपका अगर मेंटेलिटी रहेगा तो फिर IIT जेईई मिलना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि क्लास 10th में जितना भी आपको मार्क्स मिल रहा है, 80% मार्क्स मिल रहा है, 90% मार्क्स मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th में आप लोग कैसे प्रिपरेशन ले रहे हो, ठीक है। और जो एग्जाम देने की बात कर रहा हूँ, आपका अगर 60% भी मिलेगा, 50% भी मिलेगा, फिर भी आप IIT जेईई में बैठ सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसमें कुछ इशू नहीं है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है। शिवानी, भैया ओम। हाँ हम लोग ये जो HC वर्मा सर की बुक्स पढ़े या फिर NCERT की पढ़े। देखो, NCERT AC वर्मा सर दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बट मैं ट्राई करूंगा AC वर्मा सर का, क्योंकि IIT जेईई बेसिकली AC वर्मा सर का जो बुक है कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि आईआईटी जे मतलब एसी भान में पढ़ो या फिर एनसीईआरटी पढ़ो, कोई डिफरेंस नहीं है, चीज ऑलमोस्ट सेम है। दो एक एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल है या फिर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैं बोला हूँ कि मैं फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस खत्म कर पाऊंगा, ये इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मतलब मैं ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों का सिलेबस खत्म करने के लिए, बट मैं ये सियोरिटी नहीं ले सकता हूँ कि मैं सिलेबस खत्म कर ही पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बेटर होगा कि अपने अपने हिसाब से, अगर कोई फिजिक्स टीचर है या फिर फिजिक्स जो कोचिंग दे रहे हैं, वहाँ अगर आप एडमिशन लोगे वो बेटर रहेगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से मेरे एंड से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोगों का क्लास लेने का कोशिश करूंगा। ठीक है। ओके भैया, हाँ जैसे जो अभी 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 परसों नरसों एक जोश करके कुछ भेजा था, उसमें आईआईटी जेई का स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे वो। अच्छा। तो मतलब अन अकेडमी, एक अन अकेडमी करके कोचिंग सेंटर है, तो वहां से तो गया ओके। भैया, हम लोग वहां पर सेंटर में लेंगे तो मैंने भेजा था। हाँ, क्या अन अकेडमी के सेंटर में? क्या उसमें लेंगे? अब भैया, हाँ, एक मिनट आलोक को कंप्लीट करने दो। आलोक भैया बोल। देखिए उसमें ऐसा था, ठीक है। आलोक। हाँ भैया, तो हम कह रहे क्या उसमें हम लोगों को लेना चाहिए, मतलब वो एकेडमी में, तो फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी एकेडमी में एडमिशन लिया जाए। देखो अन अकेडमी, अगर अन अकेडमी एक्चुअली मुझे पूछोगे तो फिर अगर आप लोग के पास अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कोई टीचर नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अन अकेडमी ज्वाइन करो। अगर आपको टीचर मिल रहा है तो फिर मत ज्वाइन करो, क्योंकि अन अकेडमी में जो लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो अच्छे मतलब अच्छे टीचर नहीं, बट सब लोग अच्छे टीचर नहीं है। ठीक है। और दूसरा चीज है, अन अकेडमी में पढ़ने के लिए आप लोगों को पैसा लगेगा। ठीक है, राइट। वो लोग फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर वो चीज भी आप लोगों को देखना होगा कि जो पैसा वो लोग मांग रहे हैं वो दे पाएंगे कि नहीं, या फिर देने लायक है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई टीचर नहीं है, तो फिर अन अकेडमी ट्राई कर सकते हो। अच्छा भैया, जरूरी है कि हम लोग किसी टीचर के भरोसे रहे, हम खुद क्या पढ़ के क्रैक नहीं कर सकते हैं खुद से? खुद से मतलब आर्ग्यू के हिसाब से बोल सकते हो कि मैं खुद पढ़ के ट्रैक करूंगा, बट मैं जितना भी एग्जांपल देखा हूँ अभी, मेरा मतलब 15 साल ऑलमोस्ट हो गया, राइट। क्लास 11 और 12 में देख के खुद से प्रिपेयर हाँ करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। क्लास 11 और 12 में, क्योंकि क्लास 11 और 12 क्लास 9 10 की तरह नहीं है, ये थोड़ा हाई एडवांस लेवल में है। तो खुद से प्रिपरेशन करना डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ये मेरा सजेशन होगा। तो हम लोगों के हिसाब से तो भैया अभी हमारे पास स्कूल वाले तो सही ऐसा रहेंगे, था कि और आप लोग हो बस, और किसी से तो पढ़ने भी नहीं जाते हैं। अच्छा, ये और मतलब अच्छा ये चीज़ है, जैसे हम लोगों का जो सोपान के जो टीचर की बात करो या फिर वॉलंटियर्स की बात करो, वो लोग भी मतलब इतना अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि खुद का अपना काम है, जैसे मेरा अपना रिसर्च का काम है, जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों का काम है, या फिर बाकी लोग अपने अपने काम में बिजी हो रहे हैं, राइट। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मतलब हम लोगों के भरोसे में आप लोग मत रहिए, ये मेरा पॉइंट है। हम लोग जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे, ये डेफिनेटली है। जैसे मेरे एंड में मैं जितना हो सके उससे ज़्यादा ही ट्राई करूंगा, बट वो आप लोगों के लिए सफिशियंट होगा कि नहीं, इसका गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस खत्म करने के लिए कोई टीचर या फिर अन अकेडमी ये सब ऑप्शन देख लो। अगर वो लोग नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोग तो कर ही रहे हैं। वो ऐसा था कि उनका क्या था, अन अकेडमी का एक यूट्यूब पे लाइव सेशन आता है रोज, हाँ। वो शाम को, ठीक है? उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री अच्छा। है वो यूट्यूब ओके। पे। हाँ, तो डेफिनेटली मैंने अगर रिकॉर्डेड पढ़े थे तो मैं देख रहा था, तो मैं start कर-
अब आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर वो अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है और अच्छा पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, क्यों नहीं ज्वाइन करना है, डेफिनेटली ज्वाइन करो, ठीक है। क्लियर हो गया सब कुछ? मैं भी रिकॉर्डेड देखता हूँ। क्लियर हो गया सब कुछ? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। हाँ हाँ चलिए। हाँ ठीक है, चलिए देखो आज का जो कंटेंट है वो बेसिकली ये सब चीज ही होगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या क्या है, मतलब स्केलर और वेक्टर चीज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी क्लास 11 में एक नया बहुत ही मतलब पूरा ही नया चीज सीखोगे, वो हो वेक्टर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या सीखेंगे, नेक्स्ट सीखेंगे कि टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर, वेक्टर का अलग अलग क्या क्या टर्म है, क्या क्या वेक्टर के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसे। फिर क्या सीखेंगे कि वेक्टर का जो एडिशन है और जो सब्ट्रैक्शन है, मतलब जोड़ और घटाव, इसका जो रूल्स है वो थोड़ा नॉर्मल रूल से अलग है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले चीज स्टार्ट करते कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली फिजिकल जो क्वांटिटी है, जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब है फिजिकल क्वांटिटी जो लास्ट क्लास में हमें पढ़ाया था। इसको बेसिकली हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर क्या क्या है, पहले स्केलर को जानते हैं। स्केलर क्या है, स्केलर एक कॉम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय नंबर एंड यूनिट। स्केलर एक चीज है जो फिजिकल यूनिट है जिसमें एक नंबर रहेगा और एक यूनिट रहेगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हूँ 36.7 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग का ह्यूमन जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, राइट। इसमें देखो एक नंबर है 36.7, ये नंबर हो गया, और एक है यूनिट डिग्री सेल्सियस। इसमें बस दो ही चीज है, एक नंबर है और एक यूनिट है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। डजंट हैव एनी डायरेक्शन, मतलब इसका कुछ डायरेक्शन नहीं है। इसका ये पॉइंट मैंने क्यों मेंशन किया हूँ, बाद में आते हैं। तीसरा चीज क्या है, ये ऑर्डिनरी जो एरिथमेटिक रूल्स है, रूल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, जैसे जोग हो गया, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो चीज हम लोग पहले से जानते हैं वही रूल्स या फिर वही रेगुलेशन फॉलो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या, एग्जाम्पल है मास, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड मतलब कितना डिस्टेंस आप क्रॉस किए हो कितना टाइम में, राइट, वो है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, पर्टिकुलर उस टाइम में आपका स्पीड क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एनर्जी हम लोग देखे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, चार्ज, ये सब बेसिकली स्केलर में आते हैं, स्केलर यूनिट में आते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट नहीं है। सेकंड में आते हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या है, वेक्टर है एक नंबर रहेगा, एक यूनिट रहेगा एंड एक डायरेक्शन रहेगा। जैसे स्केलर में क्या था, स्केलर में बस एक नंबर था और एक यूनिट था, कुछ डायरेक्शन नहीं था। बट वेक्टर में आप लोगों का एक डायरेक्शन भी रहेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बाद में आते हैं। मस्ट हैव अ डायरेक्शन। इसका चीज क्या है, ये इसका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल्स है वो अलग है। वो स्केलर जो रूल है या फिर एल्जेब्रिक जो रूल है उससे अलग है, वो डिफरेंट है। इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ मेथोडोलॉजी है, वो सीखेंगे। वेक्टर का एग्जांपल क्या क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज कंफ्यूज हो सकता हो कि स्केलर में एवरेज स्पीड आता है बट जो वेलोसिटी है वो वेक्टर में आता है। ये क्यों आता है, एवरेज स्पीड मैंने क्या बोला, एवरेज स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आप लोग कितना डिस्टेंस जा रहे हो, ठीक है, वो हो गया एवरेज स्पीड। बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है, उसका एक डायरेक्शन भी रहेगा, एक मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, उसका एक डायरेक्शन भी रहेगा, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। डिटेल में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसका बेसिकली दो रिप्रेजेंटेशन है, एक है सिंबॉलिक फॉर्म में
और एक है ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। पहले आता है ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है कि 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब एक 5 न्यूटन जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, राइट। एक 5 न्यूटन फोर्स है, वो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे एक्ट हो रहा है। ये उसका ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो बाद में आएंगे। उससे पहले आता है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म ये सब होता है, भी के ऊपर, एक मिनट, बेसिकली इस हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं। कोई भी टर्म लिख के ऊपर एक एरो देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये हो गया वेलोसिटी का सिंबॉलिक फॉर्म। ए मींस एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन को सेम लिख के, जो ए लिखते स्मॉल ए को लिख के ऊपर में एक एरो देते हैं। ये है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ मींस फोर्स, ठीक है। इसको कैपिटल एफ लिख के ऊपर एक एरो देते हैं, ये है उसका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अभी ग्राफिकल फॉर्म में आता है। ये जो 5 न्यूटन फोर्स है, ये जो सेंटेंस है, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ग्राफिकल फॉर्म में इस हिसाब से लिखेंगे। पहले क्या करना होगा? पहले हम लोगों का एक कोऑर्डिनेट बनाना होगा, राइट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये सब सबको पता है, राइट। उसके बाद क्या बोला है कि 5 न्यूटन फोर्स। पहले 5 न्यूटन फोर्स को हम लोग स्केल में मापेंगे। कैसे मापेंगे? स्केल में तो न्यूटन नहीं आएगा, उसमें सेंटीमीटर आएगा, मिलीमीटर आएगा। तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन मान के हम लोग वो जो 5 न्यूटन फोर्स है उसका वैल्यू कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। ये देखो 5 सेंटीमीटर, उसका जो लेंथ है वो लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद भी और एक चीज है, वो चीज क्या है? 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कैसे हम लोग मेजर करेंगे? जो ईस्ट है उससे 45 डिग्री नॉर्थ, तो फिर यहाँ से बेसिकली एक 5 सेंटीमीटर का जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा पर्टिकुलरली 5 न्यूटन फोर्स व्हिच एक्ट 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है एक फोर्स है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, और वो कौन सा डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है? ये 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग उसको ग्राफिकल फॉर्म में कोई एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और अच्छा, मैग्नीट्यूड को लिखने का एक भी तरीका होता है। इस हिसाब से हम लोग कोई एक वेक्टर चीज को मैग्नीफाई को यूज करते हैं। एक ब्रैकेट देके, और जो ए बी फोर्स है उसके ऊपर एरो देके हम लोग उसका जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन। उस 5 न्यूटन वैल्यू को हम बोलेंगे। तो यहाँ ए बी जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। और एंगल कितना है? ये नॉर्थ ईस्ट एंगल पे है, ईस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है। हाँ बोलो। एरो क्यों दिए यहाँ इसमें 3 लाइंस क्यों है? क्या क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, मैं जो 3 लाइन क्यों है? 3 लाइन हाँ ये इक्वल, 3 लाइन या फिर 2 लाइन, दोनों सेम चीज है, दोनों इक्वल चीज को समझाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ और एक चीज है, एक है टेल और एक है हेड। कोई भी एक वेक्टर को हम लोग एरो के साइन में अगर लिखेंगे तो फिर उसका दो चीज होता है, एक होता है टेल और एक होता है हेड। टेल कौन सा है? टेल मतलब पीछे वाला पोर्शन जहां से वो स्टार्ट होता है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ इसका, इसलिए इसका ओरिजिन, इसका टेल ओरिजिन है। और हेड कौन है? हेड जहां ये जो एरो साइन दिखाता है उसको हम बोलेंगे उसको हेड, ठीक है। दो चीज, एक हेड हो गया और एक हो गया टेल। इसमें डाउट है किसी को? नहीं भैया। ठीक है। नहीं भाई।
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को अलग अलग बहुत टर्म है जिस हिसाब से हम उसको लिखते हैं। पहला टर्म क्या है? पहला है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या है? यहाँ देखो डायरेक्ट, ये जो डायग्राम है उससे पता चल जाएगा। यहाँ देखो दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। ये दो जो लाइन है वो दो लाइन देखो पैरेलल है। ठीक है, इसका अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है और एक दूसरे से पैरेलल है तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, सेकंड में आओ एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों ऑपोजिट चीज है, राइट? तो एक अगर पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन पे है, बट एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल है बट दूसरे डायरेक्शन पे है। यहाँ देखो वेक्टर ए एक डायरेक्शन इस साइड है और वेक्टर बी का डायरेक्शन किस साइड है? उल्टा साइड। बट ये जो वेक्टर है दोनों वेक्टर पैरेलल है, राइट? तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पैरेलल में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और दो जो लाइन है वो दो लाइन पैरेलल है। बट एंटी पैरेलल में क्या है? दो लाइन पैरेलल तो है बट उसका डायरेक्शन अलग अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तीसरा है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मीन्स क्या है? दो वेक्टर रहेगा या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो दो पैरेलल होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, वो वैल्यू सेम होगा। यहाँ देखो दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है, लेंथ सेम है। लेंथ सेम है मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम है। और जो एरो का जो साइन है वो साइन भी देखो सेम डायरेक्शन पे है, मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम है। तो फिर इक्वलिटी कब बोलेंगे? दो वेक्टर का वैल्यू अगर सेम होगा, मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा और वो दो अगर पैरेलल होगा, तो उस केस में दो वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। दो वेक्टर एक दूसरे से नेगेटिव होगा, कब होगा? जब उसका वैल्यू सेम होगा बट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है दोनों का, बट उसका डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेक्टर ए का डायरेक्शन इस साइड है और वेक्टर बी का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट साइड में, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो फिर नेगेटिव वेक्टर समझ में आ रहा है? इसमें डाउट है किसी को? नहीं भैया। डाउट नहीं है? भैया हाँ बोलो। भैया हाँ हाँ बोलो बोलो। हम लोग यहाँ इक्वालिटी मतलब एंटी पैरेलल में भी हाँ, तो बी निगेटिव हो सकता था। बट उसका मैग्नीट्यूड अलग है ना, अच्छा, मैग्नीट्यूड अलग है, राइट? अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो फिर नेगेटिव वेक्टर हम लोग कह सकते हैं। देखो एंटी पैरेलल और नेगेटिव दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का, राइट? एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट नेगेटिव में दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, यही डिफरेंस है। ठीक है, भैया हाँ हाँ बोलो बोलो। एंटी पैरेलल में ए और बी सेम हो सकता है? एंटी पैरेलल अगर सेम होगा तो फिर नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और डाउट है किसी को? नहीं है ना? अच्छा ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन क्या है? द वेक्टर माइनस ए इज, यहाँ देखो 5 ऑप्शन दिया हुआ है। वेक्टर ए जो माइनस साइन में है वो कौन सा सही है, उसका डेफिनेशन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन वेक्टर ए इन मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उससे ज्यादा है। ऑप्शन बी है लेस देन
वेक्टर ए इन मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे कम है। थर्ड ऑप्शन है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो सेम है। ऑप्शन डी है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा है। और ऑप्शन फिफ्थ है परपेंडिकुलर टू ए। परपेंडिकुलर मतलब क्या है? परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी चीज या फिर कोई भी लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब वो दो लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी एंड बी। ऑप्शन डी और बी। ऑप्शन डी और बी। आलोक, शिवानी, डी भैया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी? डी, डी। राजशेखर, डी भैया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? ऑप्शन डी क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट। हाँ, यहाँ बेसिकली आंसर ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ये जो साइन है ना, साइन का मीनिंग क्या है? साइन का मीनिंग है दो जो वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ऑपोजिट है, राइट। तो माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस मैग्नीट्यूड में कुछ है? मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए ही है। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट अलग क्या है? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें अपोजिट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से माइनस ए का हो रहा है। हाँ, डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए जो पहले माइनस साइन है वो आ रहा है, ठीक है। समझ में आएगा? कोई भी चीज का अगर माइनस साइन हाँ होगा भैया। फिर उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये याद रखना। ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। अभी दूसरी चीज आते हैं, वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। अगर दो वेक्टर दिया होगा तो फिर दो वेक्टर का जो एंगल है वो एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कौन सा एंगल होगा? क्योंकि कोई भी वेक्टर मतलब बेसिकली दो लाइन है, राइट। दो लाइन अगर, एक मिनट, सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो यहाँ देखो बेसिकली दो एंगल है, राइट। ये अंदर वाला एंगल एक्यूट एंगल और एक बाहर वाला एंगल, राइट। तो कौन सा एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर कहेंगे? बेसिकली यही चीज सीखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो एक स्टेटमेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टेल्स और द हेड्स ऑफ टू वेक्टर। यहाँ देखो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा एंगल बोलेंगे? एंगल बिटवीन द टेल। यहाँ देखो दो, ये पहला डायग्राम अगर देखोगे तो वेक्टर ए एक है और वेक्टर बी। वेक्टर ए का टेल कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, राइट। और वेक्टर, ये पॉइंट है, और वेक्टर बी का भी टेल वही पॉइंट है। तो फिर ये दोनों टेल के बीच का जो एंगल है बेसिकली कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। ये एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। तो फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा? ये एंगल। और ये एंगल का वैल्यू कितना है? थीटा। थीटा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है?
एंगल बिटवीन द हेड्स ऑफ टू वेक्टर, मतलब हेड के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो फिर भी सेम एंगल ही होगा। जैसे ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। ये तो वेक्टर का हेड कौन सा है, ये एक ही पॉइंट देखो हेड होगा, राइट। तो इस पॉइंट में जो स्मॉल एंगल है, जो छोटा एंगल है, उस एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। ये याद रखना, ये सिंपल चीज है, इतना इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बट अगर दोनों, अगर सपोज डायरेक्शन अलग है, सपोज ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में उसका एंगल कौन सा होगा, इस केस में उसका एंगल होगा ये वाला एंगल, ठीक है। क्योंकि तुम्हें दो जो वेक्टर है, दो वेक्टर का टेल पॉइंट को कंसीडर करना होगा। ये है टेल पॉइंट, ये एंगल नहीं है, राइट। इस केस में कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, दोनों वेक्टर का बीच का एंगल, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? नहीं है। नहीं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करूं, यहाँ देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल का तीनों साइड सेम है उसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीन वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी और ए सी वेक्टर का बीच का एंगल तुम्हें मेजर करना होगा। कितना एंगल होगा, अपने खाता पेन यूज करो। वन 120, कितना होगा, 120। दिखाओ एक बार, स्क्रीन ऑन करो और दिखाओ। कैसे ड्रॉ किए हो? कैसे आ रहा है 120? मैंने डायग्राम देख के किया है। डायग्राम ड्रॉ करो और करो। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, हेड अप, ये वाला इस साइड हो गया, ये वाला जंटी वही वाला खड़ पर।
बाकी लोगों का? आलोक? हाँ भैया नमस्ते, अभी अभी आए हैं। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन है। वो ट्राई करो क्वेश्चन। वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का जो एंगल है वो बोलो। सेकंड क्वेश्चन है वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का एंगल। राजशेखर हुआ है तुम्हारा? राजशेखर? शिवानी? जी भैया, कितना आ रहा पहला का आंसर? अभी नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा? सिंपल है, देखो। अच्छा, सेकंड का आंसर कितना आया ओम? ओम सेकंड का आंसर कितना आया? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी का डायरेक्शन देखो ए से लेके बी तक, ठीक है, बी की तरफ। ए सी मतलब क्या है? ए सी मतलब ए से लेके सी तक, ठीक है। जो यहाँ दिया हुआ ना ए सी मतलब ए से सी की डायरेक्शन पर, ठीक है। जो दिया हुआ है वो मत पकड़ो। जो मतलब यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सी, वो पकड़ो। ए सी मतलब टेल है ए पे और हेड कहाँ है? हेड है सी पे, ठीक है। कोई भी वेक्टर जैसे ए बी का टेल है ए पे और हेड है बी पे। एसी का टेल है ए पे और हेड है सी पे। तो ये दो वेक्टर का एंगल कितना होगा? ये एंगल 60 डिग्री। ये होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का एंगल। ओम, तुम्हारा गलती पता चल रहा है? तुम कहाँ गलती किए हो? हाँ भैया, मैंने डायग्राम का वो ले लिया था डायरेक्शन। हाँ, डायग्राम का डायरेक्शन ले लिया, इसलिए तुमने गलती किया। बेसिकली ये याद रखना, ए बी मतलब टेल ए पे है और हेड बी पे है, ए से लेके बी तक जा रहा है। ए सी मतलब टेल ए पे है और हेड सी पे है। और ये दो एंगल कितना होगा? सिंपल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री करके होता है, ठीक है। तो पहला का आंसर कितना होगा? 60 डिग्री। सेकंड का क्या होगा? वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका तो 120। तो इसको तुम्हें क्या करना होगा? थोड़ा बढ़ाना होगा, राइट। तभी तुम दो टेल पाओगे। बी सी क्या है? बी से लेके सी तक डायरेक्शन क्या होगा? ये है। तो इस केस में इसका एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, और उसका वैल्यू होगा 120 डिग्री, ठीक है। भैया हाँ ये हमें कुछ कम समझ में आया, आपने बी को क्यों बढ़ाया ऊपर तक? हाँ, एंगल कब होता है? पहले वाला देखो, इस केस में देखो एंगल कब हो रहा है? दोनों वेक्टर का जब टेल एक ही पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। हाँ एक अगर टेल और एक अगर हेड जहां मीट होगा, उस केस में हम लोग वो एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग का ये देखना होगा कि दो वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे होगा। अगर ए बी अगर कंसीडर करेंगे तो फिर बी पॉइंट पे ए बी का हो जाएगा हेड, बट बी सी का हो जाएगा टेल, ठीक है। बट ए बी का हम लोग को अगर बढ़ा देंगे, बढ़ा तो सकते हैं क्योंकि सेम लाइन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, राइट, डायरेक्शन के लिए। तो फिर उस केस में देखो बी हो जा रहा है दोनों का टेल, ठीक है। इसलिए ये दो वेक्टर का एंगल आ रहा है 120 डिग्री, ये याद रखना। अगर भैया ऐसे ही हम इधर ए को बढ़ा देते तो नीचे वाले में जो पहला वाला किया था। ए को बढ़ा देते हैं, हाँ ए को बढ़ा दोगे तो फिर हेड कहाँ आएगा? हेड तो ए पे आएगा ना, हाँ भैया। राइट। बट एक हेड और एक टेल हम लोग नहीं ले सकते हैं, आइदर दोनों टेल ले सकते हैं या फिर दोनों हेड ले सकते हैं, अच्छा ठीक है। इसलिए हम लोग इस केस में इसको बढ़ा रहे हैं ताकि दोनों टेल बी पॉइंट पे आए। भैया हाँ
हाँ बोलो एक एक हेड क्यों नहीं ले सकते? क्या क्या? एक हेड एक टेल क्यों नहीं ले सकते? ये वेक्टर का जो एंगल है उसका डेफिनेशन है। एक टेल और एक हेड हाँ समझ रहा क्यों हूँ, नहीं समझ ले रहा सकते? हूँ। ताकि जो एंगल है हम लोग जो भी चीज है उसका बेस सेम रखना होगा, राइट? ताकि बाकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम लोग जो डेफिनेशन है डेफिनेशन को इधर उधर नहीं हटा सकते। जो एंगल है वेक्टर का एंगल डेफिनेशन वाइज यही है, तो उस हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे बाकी चीज को, ठीक है? ये तो क्वेश्चन में डाउट है किसी को, कैसे आ रहा है 60 डिग्री और 120 डिग्री? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आते हैं कि लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो वेक्टर का लॉज है वो थोड़ा अलग है। जो नॉर्मल जो एरिथमेटिक का या फिर एल्जेब्रिक का जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है वो अलग है उससे, ठीक है? यहाँ बेसिकली 3 रूल्स है। पहला रूल है ट्रायंगुलर रूल, ठीक है? सेकंड है पॉलीगोनल रूल एंड थर्ड है ट्रापीजोइडल रूल या फिर पैरेललोग्राम रूल, ठीक है? तो पहला रूल पे आता है। पहला रूल क्या है? ट्रायंगुलर रूल। ट्रायंगुलर रूल, ये रूल क्या है? मतलब बेसिकली 2 वेक्टर या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के बाद हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैग्नीट्यूड कैसे होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो बेसिकली ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से आएगा। तो यहाँ देखो 2 वेक्टर है, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी। इसका 2 देखो डायरेक्शन अलग अलग है, राइट? तो फिर ये 2 वेक्टर का हम लोग जो रिजल्टेंट वेक्टर है या फिर समेशन है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर कैसे दिखाएंगे? इसका बेसिकली 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि वेक्टर सच द टेल ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विथ हेड ऑफ वन। मतलब एक का जो एक वेक्टर का जो टेल है वो दूसरा वेक्टर का हेड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखो ए बी का हेड है बी, बट सी डी का जो टेल है वो हो जा रहा है बी, ठीक है? तो बेसिकली एक वेक्टर जहां से खत्म हो रहा है दूसरा वेक्टर वहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट? ये करना होगा। उसके बाद क्या है? जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ अदर बाय लाइन एरो एट हेड ऑफ सेकंड। दैट न्यू वेक्टर इज सम ऑफ 2 वेक्टर्स। उसके बाद क्या है? जो नया हेड है वो पहले का जो टेल है उससे सिंपल ऐड कर देना है, ठीक है? बेसिकली एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर ऐड कर देना है और जो लास्ट पॉइंट है वो पहला पॉइंट से ऐड कर देना, ठीक है? और जो डायरेक्शन आएगा वही होगा उसका डायरेक्शन। यहाँ ए बी देखो, ए से लेके बी तक ये डायरेक्शन है। सी डी क्या है? सी डी है यहाँ से लेके इस तरह का डायरेक्शन। उसका 2 जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? ए से लेके डी तक उसका रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या होगा? ए से लेके डी तक, डी के तरफ, ठीक है? ये बेसिकली 2 चीज है, रिजल्टेंट हो गया और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो 2 चीज। इसमें डाउट है? भैया हाँ एक बार फास्ट से बता देंगे दोबारा? अच्छा, सिंपल तरीके से देखो, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा 2 वेक्टर का वो हम लोग कैसे लिखेंगे? मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। वेक्टर का 2 ही चीज है, राइट? तो यहाँ देखो 2 वेक्टर है, एक है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और डायरेक्शन भी इस साइड है। और सी डी क्या है? सी डी डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है? तो ये 2 जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो पहले 2 वेक्टर को सही तरीके से हम लोग उसको ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे? ए से लेके बी, ये सिंपल हम लोग ए बी वेक्टर के हिसाब से दिखा रहे हैं। फिर सी डी क्या कर रहे हैं? सी डी बेसिकली ए बी से हम लोग जुड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है? और जहाँ पे खत्म हो रहा है डी पॉइंट, वो पहले पॉइंट से ऐड कर दे रहा है। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा पहला पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, ठीक है? बेसिकली ए बी
और CD को ऐड करके हम लोग AD मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है। दूसरा रूल है पॉलीगॉन रूल, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब दो से ज्यादा अगर वेक्टर रहेगा तो फिर उसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखो टोटल 4 वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D। देखो चारों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। एक डायरेक्शन इस साइड है, एक डायरेक्शन उस साइड है, एक सीधा है ऊपर है और एक साइड तिरछा की तरफ है। ये जो 4 वेक्टर है, 4 वेक्टर का सम को हम लोग कैसे दिखाएंगे या फिर वैल्यू क्या होगा। प्रोसेस सेम है। भैया हाँ हम कह रहे हैं कि हम लोग तो वेक्टर को एक राशि मान रहे थे, तो फिर ये लाइनें क्यों खींच रहे हैं? लाइन मैंने बोला ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, ये दिखाने के लिए। सपोज ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का इसका दो चीज है, ये जो साइन दिखा रहे हैं उसका हो गया उसका डायरेक्शन, और जो वेक्टर हाँ ए जो लिख रहे हैं उसका हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस हिसाब से मैग्नीट्यूड को हम लोग कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल है, एक फोर्स जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक है। एक 5 न्यूटन, ये सपोज 5 न्यूटन है फोर्स, और फोर्स ए से बी की तरफ उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5, राइट, 5 न्यूटन। अच्छा और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अगर बोलेंगे तो फिर डायरेक्शन है ए से लेके बी के तरफ, ठीक है। हाँ ये दो, यहाँ जो ए है ये बेसिकली 5 न्यूटन है, ठीक है। और ये जैसे मैंने डायरेक्शन दिखाया इस साइड उस साइड, वो जो फोर्स है 5 न्यूटन उसका डायरेक्शन है 5, मतलब 4 इस डायरेक्शन पे भी हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन पे भी हो सकता है, तीसरे डायरेक्शन पे भी हो सकता है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट। इसलिए अलग अलग डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। लोग हाँ भैया, थोड़ा बहुत क्लियर कर पा रहे हैं। हाँ भैया। ये धीरे धीरे क्लियर होगा क्योंकि वेक्टर जो है वो आप लोग पहले कभी नहीं किए हो, राइट। तो नया जो चीज सीख रहे हो वो थोड़ा समझने में टाइम आएगा। पहला जो चीज है, मेरा सजेशन नहीं होगा कि कुछ चीज आप लोग याद कर लो, दिमाग में बिठा लो कि ये क्या है, उसके बाद आएगा ये क्यों हो रहा है, ठीक है। पहले ये चीज जितना हो सके याद करो, ये पॉलीगॉन रूल क्या है, साम कैसे क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज क्या है, जो साइन है उसका नोटेशन क्या है, ये सब चीज याद रखो, ठीक है। एनीवे ये पॉलीगॉन रूल क्या है, पॉलीगॉन रूल मतलब दो से ज्यादा अगर वेक्टर है, यहाँ देखो टोटल 4 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। ये जो 4 वेक्टर अगर ऐड करेंगे तो फिर उसको ग्राफिकल वे से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। वेक्टर ए का डायरेक्शन देखो सेम है, डायरेक्शन वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर सी सीधा है और वेक्टर डी थोड़ा तिरछा है। देखो डी का जो डायरेक्शन है वो यहाँ भी डी का डायरेक्शन सेम है, सिमिलरली हाँ सी भैया, का जो डायरेक्शन है यहाँ भी सी का डायरेक्शन सेम है, बस हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हाँ भैया। हाँ, तो इससे पहले जो ट्रायंगल रूल पढ़ा है उसमें क्या मैंने क्या बोला था, जब दो वेक्टर ऐड करोगे तो फिर फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट वो दो वेक्टर का ऐड हो जाएगा। तो फिर ये वाला ट्रायंगल पे क्या है, ये वाला लाइन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली ये लाइन क्या है, ये लाइन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि वेक्टर सी ऐड हो रहा है। और जी भैया। ये वाला जो वेक्टर पी है, वेक्टर पी क्या है, वेक्टर पी है बेसिकली देखो ये लाइन प्लस डी लाइन, तो अल्टीमेटली उसको एक ही लाइन में लिखोगे तो फिर क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली जो 4 वेक्टर है, चारों वेक्टर को ऐड करके करने के बाद ही आ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है आपको सही तरीके से उसको कनेक्ट करना होगा। आप अगर गलत तरीके से कनेक्ट करोगे तो फिर उसका रिजल्ट उल्टा आएगा। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे।
ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि इस हिसाब से आप लोग अगर 2 से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो फिर उसको हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है पैरेललोग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन का थर्ड लॉ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम पहले आपको ड्रॉ करना होगा, उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फॉर्म है, उस फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे। इसका 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? कीप 2 वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स कोइंसाइड। इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, बेटर है। ठीक है, यहाँ देखो 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बेसिकली वो फॉर्मूला क्या है, वो लॉ क्या है? यहाँ का 2 वेक्टर रहेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पहले उसको सही तरीके से कनेक्ट करना होगा। यहाँ देखो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। इसका देखो डायरेक्शन हम लोग सेम रख रहे हैं, डायरेक्शन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे वेक्टर पहला क्वेश्चन में दिखाया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से कर रहे हैं, बस उसको कनेक्ट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। पैरेललोग्राम ये देखो डॉट डॉट लाइन है, उस हिसाब से हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। जो वेक्टर ए है उसका पैरेलल है ये लाइन, और वेक्टर जो बी है उसका पैरेलल लाइन है ये। ठीक है, उसके बाद क्या करें? उसके बाद हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ए से लेके सी तक। ठीक है, तो ए से लेके सी तक जो है वही बेसिकली रिजल्टेंट है, या फिर दोनों जो वेक्टर है वो 2 वेक्टर का सम है। तो बेसिकली एसी वेक्टर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट जो साइड है या फिर पैरेलल साइन डी से लेके सी तक, मतलब डी सी, वो बेसिकली वेक्टर ए ही है। वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर डी सी। सिमिलरली वेक्टर ए डी इक्वल्स टू वेक्टर बी सी। ठीक है, तो जो उसका डायगोनल है वो बेसिकली 2 वेक्टर का सम है। डायगोनल क्या है? एसी वेक्टर। एसी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली उसको दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, जो एसी लाइन है उसको वेक्टर सी के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो फिर वेक्टर सी क्या है? वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। ठीक, इसमें देखो 2 चीजें, एक है एंगल, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल, उसको हम लोग थीटा कहते हैं। और क्या है? और एक एंगल है अल्फा। अल्फा क्या है? जो रिजल्टेंट है वेक्टर सी और वेक्टर ए का बीच का एंगल। ठीक है, इसका क्या यूज है वो नेक्स्ट हम लोग बताएंगे। या हाँ, यहाँ पर हम लोग ए सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए लिख रहे थे। क्या क्या ऐसे वेक्टर बराबर? तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी बोल रहा भाई, ट्रायंगल लॉ का भी तो नियम मतलब रूल फॉलो कर रहा है। हाँ, उसी को तो फॉलो कर रहे हैं ना। तो वही वेक्टर मतलब वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाँ, तो और अगर ये इसका हेड हेड और टेल में अंतर हो जाएगा सर तो? इसको देखो लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? उसका ऑपोजिट जो साइड है, जो पैरेलल साइड है, उसको हम लिख देंगे वेक्टर ए, राइट? क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, उस हिसाब से मत देखो। वेक्टर बी को देखो, वेक्टर बी क्या है? एडी। एडी लाइन बेसिकली वेक्टर बी है, उसका पैरेलल लाइन वेक्टर सी, राइट? वेक्टर सी है, सॉरी वेक्टर बी सी है। तो बेसिकली ये वेक्टर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर अगर हम लोग ऐड करेंगे और ए से लेकर सी तक उसको कनेक्ट कर देंगे, तो बेसिकली ये जो वेक्टर है एसी वेक्टर, वही तो दोनों का सम हो रहा है ना। जी भाई। इससे पहले जो ट्रायंगल जो लॉ है
वो लॉ तो सेम ही लॉ है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड कर दो और पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऐड कर दो, जो लास्ट में आएगा पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट का जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। ये तो बेसिकली वही कर रहा है। इसी ये बेसिकली वही उसी को यूज करके कर रहे हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो भैया यहाँ पे सी वेक्टर क्यों लिखा है सी इन लोगों, मतलब यहाँ पे सी वेक्टर लिखा है। हाँ, सी वेक्टर बेसिकली दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद वो आएगा, अच्छा ओके, ठीक है। इसका बस एक नाम दे रहा है अलग, ठीक है। ठीक है। इसमें और किसी को कुछ डाउट है? ये बेसिक चीज़ है, इसमें डाउट और कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो फिर पूछ लो, क्योंकि बाद में ये सब यूज होगा। नहीं है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, द वेक्टर्स a b and c are related with vector c equals to vector a plus vector b, which diagram below illustrates the relationship। मतलब एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वेक्टर c क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो इसमें 4 जो डायग्राम है और 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये बोलो, मैं सबको पूछूंगा एक एक करके, थोड़ा टाइम लो। क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी भैया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, वेक्टर सी दिया हुआ क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये चीज बोल दिया गया है। तो यहाँ 5 ऑप्शन है, 4 डायग्राम है और एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो ये 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है। बोलो। बी। बी भैया। अच्छा, दोनों लोग बोला आंसर ऑप्शन बी इज आंसर। और आलोक? भैया बी, मेरी तरफ से भी बी है। अच्छा, शिवानी? बी। ऑप्शन बी यही आंसर है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है। पहला जितना भी ऑप्शन है, जितना भी एग्जांपल है, सब एग्जांपल बेसिकली यही है। वेक्टर ए का डायरेक्शन इस साइड है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इस साइड है, तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर सी, उसका डायरेक्शन इसी साइड होगा और मैग्नीट्यूड भी यही होगा। तो ये वेक्टर या ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। भैया हाँ, ये डी वाला क्यों नहीं सही है? डी वाला क्यों सही नहीं है, बोलो। क्योंकि जो वेक्टर ए है वो हमारा मतलब इस साइड में है, और सी वाला हाँ नहीं सही है, गलत है। क्यों सही है? वेक्टर ये है और हाँ वेक्टर बी ये है। वेक्टर बी को तुम कैसे लिख सकते हो? वेक्टर बी को इस हिसाब से लिख सकते हो, राइट। ये हो गया वेक्टर बी। तो फिर ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट यहीं से आएगा, हाँ भैया। ठीक है। भैया हाँ ये जो बीच में मतलब ये वाला जो एरो है, हाँ, कौन सा बोलो? ये जहाँ पर अभी हमने बिंदु रखा है एक, हाँ हाँ ये एरो कुछ इस शेप में बना है। हाँ, दोनों बेसिकली सेम है। अच्छा भैया, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। हाँ, किसी भी तरीके बन सकते हो, क्योंकि एरो बेसिकली जनरली ऐसे भी हम लोग दिखाते हैं या फिर ऐसे भी दिखाता है, ठीक है। दोनों सेम है, ओके भैया। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। और किसी को डाउट है कुछ? डाउट नहीं है ना शिवानी? नहीं भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, अभी आता है एक जनरल फॉर्मूला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वेक्टर का। ये फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या क्या है डायग्राम पहले वो देखो। इसमें देखो 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है और वेक्टर
बी है। और एक चीज क्या है, आर, वेक्टर आर। वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। पहले का जो डायग्राम है, यहाँ वेक्टर आर की जगह वेक्टर सी था, ठीक है, इसमें वेक्टर आर है। आर का मतलब क्या है, रिजल्टेंट। अभी डायग्राम पे देखो, डायग्राम वेक्टर ए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वेक्टर, यहाँ से लेके वो वेक्टर, राइट, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखने के लिए एक जो पिथागोरस है, पिथागोरस का थ्योरम, वो यूज करेंगे हम लोग। इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज है वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल। वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल कितना है, वेक्टर थीटा, ठीक है। और एक एंगल क्या है, वेक्टर एंगल अल्फा। एंगल अल्फा क्या है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए का बीच का एंगल, ठीक है, वो है वेक्टर अल्फा। तो वेक्टर थीटा और वेक्टर अल्फा में डिफरेंस समझ में आ रहा, एंगल थीटा और एंगल अल्फा में। एंगल थीटा क्या है, एंगल थीटा है दोनों वेक्टर का बीच का एंगल, और एंगल अल्फा क्या है, एंगल अल्फा है रिजल्टेंट वेक्टर और एक वेक्टर का एंगल, ठीक है। तो रिजल्टेंट को हम लोग एक मैथमेटिकल के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको एक त्रिभुज मान लो और पिथागोरस थ्योरम यूज करो, ठीक है। अगर पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो फिर क्या लिख सकते हैं कि अगर मान दे कि ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट, और ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो पिथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पिथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि AC इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस BC का स्क्वायर। AB प्लस BC, AB स्क्वायर, राइट। हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में, बट इस सेंस में AC है R, राइट। इसका वैल्यू जी। क्या है, इसका वैल्यू R। इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो फिर AC को क्या लिख सकते हैं, R का स्क्वायर, अंडर रूट AB स्क्वायर। हैंड राइटिंग इतना सही नहीं है, सॉरी फॉर दैट, समझ में आ जाएगा, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर बेसिकली क्या है, AB मतलब सपोज ये पॉइंट है D, ठीक है। तो AB मतलब है AD प्लस BD, राइट। AD क्या है, AD का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिंपल A लिख सकते हैं। और BD का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, BD का वैल्यू देखो कैलकुलेट करके B cos थीटा के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ B कौन सा है, B मतलब बेसिकली है CD, ये डिस्टेंस, राइट। इसको अगर थीटा cos थीटा के टर्म में लिखेंगे तो फिर DB का वैल्यू आ जाएगा B cos थीटा। कैसे B cos थीटा आएगा, और भी थोड़ा सिंपल तरीके से लिख रहे हैं। cos थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय CD, लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। ये वाला BCD ट्रायंगल अगर कंसीडर करेंगे, ये वाला अगर कंसीडर करेंगे तो फिर थीटा ये है, तो फिर cos थीटा क्या लिख सकते हैं, BD ये वाला डिवाइडेड बाय CD, ये वाला लाइन, ठीक है। तो फिर CD क्या है, CD का वैल्यू है B, तो फिर हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाय B, राइट। ये लिख सकते हैं। ये वाला वेक्टर भी लिखा है, वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए वेक्टर लिखा है, बट जब मैग्नीट्यूड तुम लिखोगे तो फिर डायरेक्शन लिखने की क्या जरूरत, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है उसी को लिखो, इसलिए मैंने सिर्फ B लिखा हूँ, राइट।
जब कैलकुलेशन करोगे उस समय डायरेक्शन का कुछ यूज नहीं है, जब मैग्नीट्यूड का यूज है। तो बेसिकली हम लोग ये मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो फिर BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल्स टू B cos थीटा, ठीक है। क्योंकि B और cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर BD आएगा B cos थीटा। तो AB मतलब AD प्लस BD, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर, AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है A, BD का वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किया है B cos थीटा, और BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो फिर आएगा B sin थीटा। बेसिकली इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। देखो AD मतलब A, BD मतलब B cos थीटा और BC मतलब B sin थीटा, ठीक है। इसको हम लोग अगर और भी मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इसमें आएगा AB cos थीटा, सॉरी 2AB cos थीटा प्लस इसमें आएगा B स्क्वायर sin थीटा। तो अल्टीमेटली इसको अगर सही तरीके से लिखोगे तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है? हाँ भैया। इसमें डाउट है किसी को? नहीं भैया। ठीक है, तो फिर रिजल्टेंट अभी मैथमेटिकली हम लोग एक ही लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं, बस तुम्हें फॉर्मूला जानना चाहिए और उसमें थीटा कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है। थीटा बहुत क्रिटिकल है, थीटा कैलकुलेट करने में या फिर थीटा समझने में गलती मत कर देना, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन ही गलत आएगा। एनीवे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। A क्या है, एक वेक्टर का वैल्यू, B है दूसरा वेक्टर का वैल्यू, और थीटा क्या है, थीटा है दोनों जो वेक्टर है उसका बीच का एंगल, ठीक है। ये याद रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रिजल्टेंट कितना कौन सा डायरेक्शन पे है, ठीक है। यहाँ देखो रिजल्टेंट कौन सा है, ये वाला लाइन, ठीक है। रिजल्टेंट ये जो वेक्टर ए है उसके साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको tan अल्फा के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो फिर अभी ए बी सी ये अगर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो फिर tan अल्फा क्या होगा, एक मिनट पूरा मिटाते हैं, ठीक है। ए बी सी ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ये है सपोज पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, ठीक है। तो फिर tan अल्फा क्या होगा, B sin थीटा बाय, अरे नहीं तुम इसमें कंसीडर करो ट्रायंगल पे, tan अल्फा मतलब क्या होगा, कौन सा साइड वर्सेस कौन सा साइड, BC डिवाइडेड बाय AB 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 क्या है, AB है A प्लस B cos थीटा और ट्रायंगल पे BC क्या है, ये B sin थीटा। AB मतलब AD प्लस BD, ठीक है। पहले मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। BC क्या है, BC ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, BC का वैल्यू हो रहा है B sin थीटा, ठीक है। और AB का वैल्यू क्या है, AB मतलब AD प्लस BD, राइट। AD का वैल्यू कितना है, ऊपर है B sin थीटा, AD का वैल्यू आ रहा है A और BD का वैल्यू कितना आ रहा है B
cos थीटा, राइट। और ऊपर सिंपल हम लोग का है b sin थीटा, ठीक। तो ये बेसिकली एंगल उस हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो फिर tan अल्फा, और अल्फा का अगर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो फिर क्या लिख सकते हो, अल्फा टेन इक्वल्स टू इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जी tan इनवर्स ये जो वैल्यू है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। ये इनवर्स धीरे धीरे आओगे तुम लोग, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों नहीं। इसमें डाउट है किसी को? यहाँ देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है रिजल्टेंट का फॉर्मूला और दूसरा है tan अल्फा। अल्फा मतलब जो रिजल्टेंट है वो कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर के हिसाब से कौन सा एंगल पे है। ये दो एंगल, ये जो दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूला यूज करने के बाद ही आप लोग बहुत कुछ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें किसी को डाउट है? हेलो नहीं भैया। शिवानी, ओम, नहीं। डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं है। एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, टू फोर्सेस P and Q are in a ratio of P is to Q equals to 1:2. If the resultant is at angle of tan inverse 3 root under root by 3 root 3 by 2 to vector P, then angle between P and Q। इसको मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक है, दो वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर ये है, एक मिनट, अच्छा इसमें देखो एक चीज बोला है कि वेक्टर P इज टू Q, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का रेशियो है 1:2। इसका मतलब बोल सकते हो कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, P और Q? क्यों का याद ठीक है। है? P का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली मतलब 2Q इक्वल्स टू 1P, तो फिर इस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया हूँ। तो ये है P और ये है Q, और ये जो एंगल है, एंगल का वैल्यू बोल दिया है, एंगल का वैल्यू है tan इनवर्स अंडर √3/2। इसका डिग्री में कितना होगा वैल्यू? सॉरी इसका ये नहीं है, सॉरी मैंने गलत किया हूँ। सपोज ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल का वैल्यू बोल दिया है tan इनवर्स ये बोल दे। तो ये एंगल का वैल्यू कितना पता है, बोल सकते हो? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कत कितना? 1/√3। tan 60 डिग्री का √3। √3, ठीक है। tan इनवर्स √3/2 का जी नहीं बता। भैया हाँ, ये साइन 60 डिग्री होता है। ये sin 60 डिग्री, बट tan के हिसाब से कितना आएगा वो नहीं कर पाओगे, अगर कैलकुलेटर के अलावा नहीं कर पाओगे, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन पे फोकस करो, कौन सा आंसर होगा वो बोलो। मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, करो। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद ही आएगा, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला सीखे हो
इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा और कुछ नहीं। कर पाओगे तुम लोग? हेलो, मैं समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? कौन सा लाइन समझ में नहीं आ रहा? टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स पहले एंगल का वैल्यू दे दिया, ठीक है। जो टेन इनवर्स ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम ये लिख सकते हो, टेन इनवर्स हो मतलब क्या है? ये अल्फा का वैल्यू है। अगर टेन इनवर्स ये √3 बोल दिया होगा तो उसका डिग्री में कितना वैल्यू होगा? डिग्री में उसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, राइट? मतलब tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है tan अल्फा इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। ये वैल्यू बेसिकली क्या है? ये वैल्यू बेसिकली ये जो फॉर्मूला है b sin थीटा डिवाइडेड उसके बाय बराबर। b cos उसके समान है, उसके बराबर है, ठीक है। तो फिर उसको यूज करके करो। हेलो, हाँ भैया, जी भाई। हो रहा है? हाँ भैया कर रहे हैं। अच्छा, शिवानी? भैया कर रहे हैं। राजशेखर? कर स्क्रीन गायब हो गई। क्वेश्चन स्क्रीन से गायब हो गया। जी आगे।
आलोक दिखाओ कैसे कर रहा हूँ, स्क्रीन एक बार कैमरा ऑन करो। आलोक चलो मैं ही दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि tan अल्फा इक्वल्स टू ओ वैल्यू √3/2, ठीक है। यहाँ देखो b कौन सा है और a क्या है, p और q में, ठीक है। क्योंकि इससे पहले देखो अल्फा क्या है, अल्फा बेसिकली वेक्टर a और रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है, ठीक है। तो इस केस में a क्या होगा, a होगा p और b क्या होगा, b होगा q, ठीक है। ये ध्यान ध्यान रखना, बाकी सिंपल है, a के जगह p और b के जगह q पुट करो, ठीक है। और क्या है, p और q का रेशियो कितना है, 2 है। तो √3/2 इक्वल्स टू क्या होगा, इस फॉर्मूला पुट कर दो और p और q, इसमें देखो q से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर भी नीचे भी, तो फिर ये टर्म हो जाएगा p/q, और p/q का वैल्यू कितना है, हाफ, ठीक है। तो फिर इसको किसी हिसाब से आ रहा है 3/4 इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आ रहा है 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 cos थीटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू 1 - cos स्क्वायर थीटा कर रहा है। अल्टीमेटली थीटा का वैल्यू आ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है प्लस हाफ और -0.92, बट थीटा का वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगा, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में, और cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो फिर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos इनवर्स हाफ मतलब 1/2 का 45 आलोक 5/4 रेडियन में सर, cos इनवर्स 5/4 नहीं नहीं नहीं, रेडियन में डिग्री में बोलो ना, डिग्री में सिंपल है, 5/4 कैसे आएगा, 5/4 नहीं आएगा। 45 डिग्री 45 डिग्री सर, -0.92 नहीं कर रहा हूँ मैं, हाफ की कंसीडर लेके कर रहा हूँ। हाँ हाँ, cos थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए cos थीटा इक्वल्स हाफ होता है, cos 60 के लिए 60 के लिए, इतना मतलब, कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, नहीं वही cos, ठीक है सर, ठीक है। कंफ्यूज हो तो गया। थीटा थीटा का वैल्यू ठीक है कितना आ सर, रहा है, थीटा का वैल्यू आएगा 60, 60 डिग्री ठीक है। तो फिर आंसर क्या आएगा, आंसर 60 60, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है, तो डी है। तो इस हिसाब से उसको हम लोग देखेंगे, इस हिसाब से और भी एग्जाम्पल आएगा। बेसिकली ये दो फॉर्मूला यूज करने के बाद ही थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि कहाँ कौन सा यूज करना है। यहाँ देखो p के जगह q और q के जगह p अगर पुट कर देते तो फिर पूरा कैलकुलेशन ही अलग आ जाता, ठीक है। भैया इसलिए डिवाइड जो क्यू किए ना, वही उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, जो क्यू से बोथ रिमाइंडर और मतलब डिवाइडेड किए, वो दिक्कत हो गया। हाँ, ये आएगा जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब, कब कहाँ डिवाइड करना होगा, जी भैया ठीक है। भैया ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा ये चीज, ये क्वेश्चन एक बार याद आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब तुम ये क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम्हें पता है कि कौन सा स्टेप में डिवाइड करना है, ठीक है। ये इजीली आ जाएगा। जी इसमें डाउट है किसी को, कैसे कर रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली नहीं मैथमेटिक्स यार, का कोई यूज है। दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ रूल्स है, ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली रूल्स है। पहला रूल्स क्या है, इसमें देखो बोल दिया कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा एंड रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये चीज बोल दिया है। उसके बाद क्या है, कुछ यूज है, जैसे पहला केस में कि जब थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा भैया तो इसका फिर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कीजिएगा, जो बता रहे हैं। इसका स्क्रीन तो बड़ा नहीं होगा भाई, ऐसे ही होगा, दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखो ठीक है भैया, बताइए। ठीक है। ये जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। एनीवे मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, उस समय इजीली समझ जाओगे ये क्या है। तो फिर उस केस में क्या है, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
बेसिकली ये दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका ऐड करना होगा बस, और उस केस में जो रिजल्टेंट है उसका दोनों वैल्यू होगा का मैक्सिमम। ऐसे तुम ठीक है। तो रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा? जब दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उस समय मैक्सिमम होगा। ठीक है। दूसरा केस में जब थीटा का वैल्यू पाई होगा, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है, उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? रिजल्टेंट का वैल्यू होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों वेक्टर का सिंपल नेगेटिव। तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो आएगा मिनिमम। तो कब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा? जब दोनों एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब दोनों एंगल बिटवीन टू वेक्टर से 0 डिग्री, उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। और मिनिमम कब आएगा? जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब एंगल है 180 डिग्री। पहला केस में उसका अगर डायग्राम में देखेंगे तो फिर क्या है, सपोज ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, सॉरी, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल कितना है? एंगल 0 डिग्री है। इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? बेसिकली दोनों जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, दोनों को ऐड कर देना होगा, सिंपल। ठीक है। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में देखो डायरेक्शन उल्टा है, मतलब दोनों का एंगल जो है एंगल 180 डिग्री है। ये एंगल कितना है? पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, राइट। ठीक है। तो सपोज ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए इस साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का सिंपल माइनस कर देना, डिडक्ट कर देना। तो इस केस में रिजल्टेंट सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। तो फिर कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, समझ में आ रहा? जी इसका यूज होगा बाद में। ठीक है। ये सब चीज याद रखना। उसके बाद क्या है? उसके बाद थर्ड है। थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला है बेसिकली दोनों एंगल का अगर 90 डिग्री है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, राइट। जो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? रिजल्टेंट का वैल्यू ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एक मिनट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? ये वेक्टर है ए और बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है ए। तो रिजल्टेंट क्या होगा? सिंपली ये जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला, राइट। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। और अल्फा का वैल्यू क्या होगा? tan इनवर्स बी बाई ए, याद रहेगा। और अल्फा कितना एंगल पे होगा? अल्फा हमेशा 45 डिग्री पे होगा। एक मिनट, ठीक है। अभी फोर्थ केसेस में देखते हैं। फोर्थ केस में क्या है? दोनों वेक्टर का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है ए। ठीक है। उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट का वैल्यू होगा ये 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू होगा 2 अल्फा और अल्फा का वैल्यू क्या होगा? थीटा बाय 2। ठीक है। और फिफ्थ केस में क्या है? फिफ्थ केस में क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है ए। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल का वैल्यू है 2 बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, राइट। ठीक है। तो उस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? रिजल्टेंट का वैल्यू सिंपल उसका जो मैग्नीट्यूड है ए वही आएगा। ठीक है। तो ये टोटल 5 केस है। 5 केस में देखो एंगल अलग अलग है,
और जो मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ केस में सेम आ रहा है और कुछ केस में अलग आ रहा है। ये स्पेशल केस है, ये केस आप लोग याद रखना। और कैसे आ रहा है, ये जो सिंपल जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है उसमें पुट कर दोगे तो फिर आ जाएगा, या फिर जो एंगल का वैल्यू है रिजल्टेंट का जो एंगल उसका जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दोगे तो फिर इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली टोटल 5 केस है, वो इम्पोर्टेंट है जब आप लोग जेई का क्वेश्चन करोगे उस समय। भैया फिफ्थ में 120 डिग्री होगा शायद, देख लीजिएगा। 2π/6 2π/3 मतलब क्या हो रहा है, सॉरी हाँ इसका वैल्यू है 120 डिग्री, सॉरी π/3 का वैल्यू हो रहा है 60 डिग्री। एनीवे ये सब जो पर्टिकुलर 5 केसेस है, ये 5 केस इंपॉर्टेंट है, मेरा मोटिव ये है। आज का बेसिकली यही था कंटेंट। ठीक है, थैंक यू भैया। इसमें कुछ किसी को डाउट है या फिर कुछ इशू है, प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, नहीं ये जो पीडीएफ है मैं भेज दूंगा। भैया पीडीएफ में क्वेश्चन भी रहेगा ना? हाँ मैं पीडीएफ में, ये पहला पीडीएफ में बस यही आज का क्लास में जो स्लाइड है इसी को मैं भेजूंगा, बट जो प्रॉब्लम है जो तुम लोगों को होमवर्क रहेगा वो अलग से मैं भेजूंगा पीडीएफ में। जी भैया। अलग होगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? आलोक, ओम, शिवानी? नहीं डाउट नहीं? एक्चुअली वेक्टर का और कुछ पोर्शन बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास मतलब सैटरडे में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, जी भैया। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर खत्म करते हैं आज। ठीक है, ठीक है, चलो सैटरडे पे मिलते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो ट्राई करना। और इससे पहले जो भैया हाँ हाँ, जो पिछली बार के क्वेश्चन थे वो सैटरडे के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास का जो होमवर्क होगा वो, और ठीक है। यूनिट्स और डायमेंशन का जो भी क्वेश्चन है वो। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं। अच्छे से रहना इस सिचुएशन में। ठीक है, चलो सैटरडे को मिलते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? विप्लव जी? जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे बढ़िया। हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, हमने सोचा कि हम भी क्लास में देखें कौन कौन बच्चे आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आज तो बस हाँ, यही 5 लोग ही है शायद। अच्छा तो आप तो 11th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं ना? जी जी। अच्छा, आपकी वेडनेसडे और सैटरडे होती है क्लास? सिर्फ सैटरडे होता है एक्चुअली। इस मतलब आज के दिन मैं फ्री था तो इन लोगों से पूछा कि आप लोग फ्री हो तो फिर मैं क्लास ले सकता हूँ, तो बेसिकली मैं सैटरडे ही लूंगा। ओके ओके, बहुत अच्छा है। इस वक्त आप हैं कहाँ पे? जी मैं अभी ताइवान में हूँ। अरे वाह, बढ़िया। वहां से भी आप बच्चों के लिए कितना कर रहे हैं, बहुत अरे अच्छी बात है। नहीं नहीं, हाँ, अच्छा आज कितने बच्चे हैं हम लोग के पास इसमें? इसमें बस 1 2 4 4 ही है। अच्छा, अभी हम लोग एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं योगा हाँ, का, संडे अच्छा को। अच्छा। तो हाँ, तो सभी बच्चे सुन रहे हैं? हाँ यस मैम। जी मैम। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ। आपकी बेटा आवाज इसकी क्लियर। डिटेल हम ऑनलाइन वाले ग्रुप। हेलो, आ रही है? जी जी, आ रहे आ रहे। हेलो, अच्छा। यस मैम। संडे को 30 तारीख को हम लोग ऑनलाइन योगा प्रोग्राम करने जा रहे हैं मॉर्निंग 7 बजे। ओके। तो सभी के लिए है ये प्रोग्राम, तो हम बाकी सारे ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप लोग भी रहिएगा। बस इतना ही बोलना था, और बाकी आप लोग की क्लासेस डेली अपडेट करता रहता है। थैंक यू, हरिओम। ओके, अब आप क्लास ओवर कर सकते हैं। हाँ ओके, थैंक यू मैम। धन्यवाद। हाँ ओके, ठीक है।
आज यहीं पे खत्म करते हैं, सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है। चलिए सब अच्छे से रहिए, नमस्ते।